मैं आपसे कहता हूँ कि भौतिक विज्ञान में आपको स्टेप टू स्टेप पढ़ना है और एक दूसरे के साथ जो थ्योरीज हैं या जो टॉपिक्स हैं उनको रिलेट करना है। कोरिलेट करना अगर आप सीख गए तो भौतिक विज्ञान सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिख रही होगी। न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप इस टॉपिक को। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज का वो नाभिकीय बल से ही प्रारंभ होता है। तो जो नाभिकीय बल है उसको इजी करने के लिए मैंने इसको दो तीन तरीके से स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपको दो प्रकार से केमिस्ट्री को समझना होता है। एक वो रिएक्शन है जिनमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा होता है, यानी कि जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है वो इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा, दूसरे जो एटम है या दूसरा जो पार्टिकल उसके साथ किस तरीके से उसका जुड़ाव होगा, डिफरेंट एटम में इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इस चीज पे डिपेंड करती है आपकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन है। यानी कि केमिस्ट्री जितना भी आप पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थ्योरीज को आप ध्यान में रख के पढ़ते हैं। तो एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को हम अगर बाहर निकालते हैं या एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, यहां से यहां अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसके बीच में कितना फोर्स है। ये जो फोर्स होता है ऑलरेडी आपने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि इनके बीच में आकर्षण बल होगा और इस न्यूक्लियस के आकर्षण बल से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट रहेगा इसके साथ। यहां पे एक शर्त ये भी है कि ये इलेक्ट्रॉन लगातार यहां मूव करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसको आप अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, वो अभिकेंद्रीय बल और जो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में बना रहेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये इसलिए भी बता रहा हूं कि आपको पहले का भी याद रखना है। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसके थ्रू हम एनर्जी अगर फाइंड करें, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स के साथ एनर्जी रिलेटेड है। अगर हाइड्रोजन एटम की हम बात करें, आपने एटम स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमें यहां से बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। राइट। अगर हम और की बात करें, क्योंकि ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला केस हो गया, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के केस की बात भी करें तो ये एनर्जी जो है वो लगभग 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है। किलो का मतलब होता है बच्चों 10⁻3। मेगा का मतलब होता है 10⁻6। आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जो एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी है वो लगभग इस कैटेगरी की है, या वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। क्लियर है? आगे इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। दूसरी एनर्जी की बात करें, ये भी आपने पढ़ लिया है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनके संयुक्त रूप को, इसको हम न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूक्लियन को बांधे रखने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में जोड़कर रखती है कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो मैं कह रहा था कि जो केमिस्ट्री, उसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन जो आप पूरी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ये फिजन और फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन और विखंडन जो होगा उनमें ही होगी, और इन रिएक्शन को होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी कि नॉर्मल लाइफ में अगर हम इन रिएक्शन की बात करें तो ये संभव नहीं है। केवल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले, उनमें ये रिएक्शन अपने आप होती है। अदरवाइज इन रिएक्शन को करने के लिए या होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये केवल या तो लैब में, जो बहुत सेंसिटिव लैब हैं, वहाँ पे करवाई जा सकती है, या एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब और हमारे जो सूर्य है उनमें ही संभव है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। ये जो एनर्जी है इसका लेवल एवरेज लिया गया है, ये लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या लिखा हुआ? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब मैंने कहा 10⁻6 होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ हम वहां बात कर रहे थे? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और यहाँ मेगा, यानी कि ये लगभग 10 लाख गुना ज्यादा है उससे।
अगर आप ये 10⁻⁶ का मीनिंग जाने तो 10 के पीछे 6 जीरो होते हैं और इसका मतलब है 10 लाख। तो लगभग 10 लाख गुना ये एनर्जी केमिकल एनर्जी से जबरदस्त है या ज्यादा है। इसका मतलब न्यूक्लियस की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और इसको बांधे रखने के लिए भी फिर फोर्स भी ज्यादा होगा। मतलब आप सीधे सीधे ये ध्यान रखें कि न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर एनर्जी दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। यहाँ पे बात की गई है थोड़ा सा आयरन के लिए, ये छोटे छोटे एग्जांपल है। इसकी जो प्रति न्यूक्लियन एनर्जी होती है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अगर हम 56 की बात करें तो इसकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है, अगर आप मल्टीपल करेंगे इसको 56 से तो आपको प्राप्त होगा 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज्यादा एनर्जी है। सबसे स्टेबल जो है वो है आपका आयरन। अगर इसका ग्राफ आपको याद होगा, आगे मैं भी डिस्कस करूंगा, तो यहां पे तक आपको याद रख लेना। मैं एक चीज और बताऊं कि आपका जो चैप्टर दिया गया उससे मैंने छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए कट करके, ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। एक कंपैरिजन यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये कंपैरिजन मैंने लिया है द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्स है 4 फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे 3 की बात की गई है। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आप कह सकते हो, और न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वाली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल हैं और इसमें एक वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है ना, ये एटम हो गया, ये एटम का क्या हो गया, न्यूक्लियस। इसमें दो कणों की हम बात करें, 2 पार्टिकल्स की हम बात करें, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन, राइट। लेकिन हमें थोड़ा सा चर्चा करनी पड़ेगी यार कि इसके बगल पे दूसरा प्रोटॉन भी तो होगा। तो सबसे पहले हमने बात की कि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन साथ हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन साथ हैं, उसमें एक कंपैरिजन किया, उनके बीच में मैंने ये तीनों बल फाइंड किया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड किया और न्यूक्लियर फोर्स फाइंड किया। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, पहले चैप्टर में भी हम इसको करते हैं। तो इन फोर्सों को जब हमने फाइंड किया, इनका रेशियो हमने देखा, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स था यदि उसको हम 1 मान लें तो 10⁻36 टाइम निकलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप समझ लीजिए, एक फोर्स एक 1 है और दूसरा 10⁻36 टाइम, बहुत बड़ी वैल्यू है। यानी कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन वाला होता है। वो हम संभावनाओं पे बात कर रहे हैं यार, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कहीं न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के तो नहीं रखा है, कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है वो कारण जो प्रोटॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियस में बांध रहा है। फिर हमने चर्चा की कि दूसरा फोर्स भी देख लेते, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव पॉजिटिव फोर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देखो ये सारी थ्योरियां आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर भी इस पे नहीं दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखा वो तो 10⁻36 टाइम ग्रेटर है, इसका मतलब इनको तो बिल्कुल भी न्यूक्लियस में साथ नहीं रहना चाहिए। फिर एक और फोर्स की हम बात करते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो 10⁻38 टाइम इससे ग्रेटर, यानी कि इससे 10⁻2 टाइम ग्रेटर होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तीसरा फोर्स है जो इनको बांध के रखता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो एक कंपेयर तो ये हुआ। दूसरा कंपैरिजन यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के फोर्स का मैंने किया हुआ है। तो इसमें लगभग 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं कई बार, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है ना, उस पर जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो एक का चार्ज 0 हो गया, यानी Q1 तो E है और Q2 आपका 0 है। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो एक वैल्यू 0 होने से ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू फिर से हमने 1 ली है और ये 10⁻36 टाइम्स क्या निकल रहा है, ग्रेटर निकल रहा है। इसका मतलब यहां भी स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इनको बांधे रखता है। तो फाइनली जो ये डिस्कशन किया हमने, इससे ये बात समझ के मतलब हमें समझ जानी चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस को बनाए रखने के लिए, जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधे रखने के लिए आवश्यक है, और इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा था, जो कि रिपल्सिव प्रकृति का था। और यहीं से हमको दिमाग भी लगाना है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। तो यहाँ पे आपकी बुक का ही जो छोटे छोटे पॉइंट है वो मैंने नोट कर रखे हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर हम पूरे जो हमारा अभी केमिस्ट्री में जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास हैं या जितने एटम हैं उनकी बात करें, तो उनमें हमारे पास जो औसत
बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी हमें मिली है वो लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो ये परमाणु की लगभग हमने एक औसत लिया है, कुछ की कम है कुछ की ज्यादा है, तो औसतन जो वैल्यू है या जो औसत द्रव्यमान है जो स्टेबल है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल का मतलब स्थायी है, टूटते नहीं है, जिनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये पूर्व ज्ञान था। एक कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है, आपको थोड़ा वैल्यू बताने की कोशिश की गई है कि जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अगर इसको आगे आपको बढ़ाना है, इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चा, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू का मल्टीपल करना, 1.6 इंटू 10⁻−19 कर देना है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन की जगह पे ये जूल में एनर्जी चेंज हो जाएगी, और इसका अगर आप फिर और सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 इंटू 10⁻−13 जूल के करीब होगा। यानी कि आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होगा, तो आपका आंसर होगा 1.6, वैसे 02 भी लगा सकते हैं लेकिन लगाने की आवश्यकता नहीं है, इंटू 10⁻−13 जूल के बराबर होता है। और केवल आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो केवल इतनी वैल्यूज आपको बोलनी है, 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। तो यहाँ पे ये कंपेयर किया गया कि ये या तो इलेक्ट्रॉन बोर्ड में है या किलो इलेक्ट्रॉन बोर्ड में है, जबकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन बोर्ड में है। तो बहुत बड़ी एनर्जी है, कौन सी वाली, न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिस्टम है हम चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कितना फोर्स होता है, क्या क्या चीजें होती है, फटाफट बता रहा हूं आपको इसमें। तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इनके बीच में सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये भी आपको बता दिया है। जो नेचर होगा इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, वो अट्रैक्टिव होता है और शॉर्ट रेंज होता है, 1 to 2 FM। FM का मतलब भी आपको समझना बेटा, इसको फर्मी बोलते हैं, राइट। अन 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻15 मीटर होता है, आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। और ये जो फर्मी है, जो न्यूक्लियस का साइज होता है, उसको कुछ बुक में 10⁻⁻14 लिखा जाता है, 14 मीटर का ऑर्डर, और कुछ बुक में 10⁻⁻15 ऑर्डर मिलेगा। तो लगभग इस ऑर्डर का ये होता है न्यूक्लियस की रेडियस, राइट। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, जो एटम होता है उसकी जो रेडियस है, ये तमाम चीजें आप नोट करेंगे या सुनेंगे। तो ये जो एटम है इसकी जो रेडियस होती है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर की होती है। कुछ कुछ बुक में आपको 10⁻⁻9 मीटर ऑर्डर की भी मिल जाएगी। इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, एक जो एटम है उसका साइज न्यूक्लियस के साइज से 10,000 गुना बड़ा होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि आप हैं और आपसे कोई 10,000 गुना बड़ी चीज कितनी बड़ी होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके अपने दिमाग में ये रखना है कि जो न्यूक्लियस है ना, इट इज वेरी वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज है ये, राइट। तो यहाँ पे इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ये आपके लिए केवल नोट करने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन प्रोटॉन भी हैं। तो उनके बीच में किस तरीके के रिलेशंस होते हैं, इनके बीच दो फोर्सेस काम करेंगे, दोनों की बात मैंने कह ली है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो कि रिपल्सिव प्रकृति यानी प्रतिकर्षण टाइप का होगा, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे, राइट। बट मैंने कहा कि इस पे भारी कौन पड़ रहा है, ये न्यूक्लियर वाला फोर्स पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। शॉर्ट रेंज, इसकी भी फिर से वही रेंज 1 फर्मी लेवल या 1 to 2 फर्मी लेवल के होंगे, और बहुत कम छोटी डिस्टेंस पे ये एक्ट होता है। ये आपको ध्यान में रखना, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा दे दी गई तो वो काम नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बता ली गई थी, ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। और तीसरा कॉम्बिनेशन है जो कि सबसे स्टेबल है और सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जिसको मैंने कहा था हम मिक्स में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, राइट। तो इनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लग गई है, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा फोर्स यही वाला है। कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन नहीं होता है, मैंने बताया था ये न्यूट्रल है और ये +1 है, तो इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। यही कारण है कि Np पेयर सबसे स्टेबल है, और यहाँ पे जैसे ड्यूट्रियम की बात की गई, इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, सबसे ज्यादा स्टेबल इसको बताया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक समरी दी गई है, मैं इस पे अब ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें मैंने बोल दी हैं, थोड़ा देर के लिए आपके सामने रखा हुआ है, और आप इसका बाद में जब दोबारा रिवीजन देखेंगे, ये सारी चीजें इसमें समाहित की गई हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाई हुई है। आगे बढ़ते हैं।
ये भी ये ग्राफ आपकी बुक में दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनका नेचर क्या है उसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई। यहाँ पे आप देखें इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। लगभग आपकी बुक में जो दिया गया है और यही लेवल इसका लगभग होता है। थोड़ा-थोड़ा इसमें अलग-अलग बुक में अलग-अलग मिल जाएगा आपको वैल्यूज़। सॉरी ये 0.8 एफएम यानी कि फर्मी की बात की गई है। इस डिस्टेंस से यदि डिस्टेंस ज़्यादा होती, जैसे ये डिस्टेंस माना इससे ज़्यादा है, तो तब ये क्या करते हैं ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, राइट? जब ये वैल्यू इतने पे आएगी, जैसे ये वाली वैल्यूज़ आपको दिखाई गई है, जब इतना इनके बीच में डिस्टेंस होगा, जिसको हम ऑप्टिमल डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि जो नेसेसरी डिस्टेंस है इनके बीच में, जब वो होगी, कितना कहा मैंने इसकी वैल्यू 0 सॉरी इधर की तरफ हो गया, कितना की इसकी वैल्यू 0.8 और एफएम फर्मी। तो उस टाइम पे ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा और सबसे स्टेबल होगा, यानी कि सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये वाला होगा। और इस टाइम पे इसकी जो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होगी, जो स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है वैल्यूज, तो वो सबसे ज्यादा इस टाइम पे होगी। आगे इसका ग्राफ जो बुक में दिया गया उसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे कम ये वैल्यू होती, माने और पास आ जाते हैं, यहाँ पे अगर देखें ये और पास आ गए, तब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बहुत बढ़िया है, नजदीक आए तो रिपेल किया, दूर गए अट्रैक्ट किया, और अगर ये है तो भाई अच्छे से रह लो। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अब ये आपकी बुक में ग्राफ दिया गया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप यहाँ पे देखिए, ये जो आर नॉट लिखा गया है, यही वो डिस्टेंस है जिसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियसों के बीच की डिस्टेंस, राइट? वो डिस्टेंस लगभग यहाँ पे वैल्यूज भी आपके पास लिखी गई 0.8 एफएम के बराबर होती है। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा होती है स्थितिज ऊर्जा। अब आप कहेंगे सर ये तो नीचे की तरफ है, तो स्थितिज ऊर्जा को ज्यादा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में ही ज्यादा मानी जाती है। जहां ये यहां आ गया तो इधर जीरो हो जाएगी, यानी कि वो अब काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाएगी, और इधर ये रिपल्सिव नेचर है। तो आपको थोड़ा सा ग्राफ को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जब वैल्यू बढ़ती, यानी कि आर नॉट से ज्यादा वैल्यू होगी, जो डिस्टेंस हो जाएगी न्यूक्लियस के बीच में, तो ये ग्राफ इस तरीके से आगे, यानी कि उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थिति ऊर्जा, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, हम कम बोलेंगे इसको, ज्यादा मत बोल देना, ये कम होगी क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो रही है, राइट? लेकिन जैसे ये डिस्टेंस कम होती है उनके बीच में, वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हैं, तो रिपल्सन होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था, और ये एनर्जी एकदम से जो है क्विकली ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो इसके आधार पे यहाँ पे पॉइंट लिखे गए हैं, आपको वैसे समझ में आ गया होगा ग्राफ। ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। न्यूक्लियॉन के बीच की दूरी बढ़ाकर कुछ फेम्टोमीटर से अधिक करने पर आकर्षण बल शून्य हो जाता है। ये वाली कंडीशन जो मैं कह रहा था कि ये शून्य हो जाता है। लगभग 0.8 एफएम, दैट मीन्स फर्मी की दूरी पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम, यानी कि नेगेटिव में वैल्यूज है यहाँ पे, ये वाली वैल्यूज, राइट? और यदि नाभिकों के बीच की दूरी 0.8 एफएम से अधिक हो, तब बल आकर्षण बल होता है, राइट? तो यहाँ पे जो बल होगा, अगर ये दूरी इधर की तरफ, तो वो खींचेंगे, मैंने कहा था ना वहां पे, इससे पहले आपको दिखाया था। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और 0.8 एफएम से कम दूरी के लिए प्रतिकर्षण बल होता है। तो ये सारी कंडीशंस आपको बता दी गई हैं, और इस तरीके से ये ग्राफ आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, अगर आ गया तो। आगे बढ़ते हैं। अब एक और टॉपिक दिया गया है, रेडियो एक्टिविटी। मैं आपको बताऊं, इससे पूर्व ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ये पूरा एक चैप्टर होता था और बहुत कुछ इसके बारे में लिखा गया होता था। आपके उसमें मुश्किल से 1 या 2 पैराग्राफ लिखे गए हैं, फिर भी मैंने कोशिश की है कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको नॉलेज गेन करना है। तो बहुत ज्यादा बातें भी इसमें समाहित नहीं की गई हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें मैंने इसमें रखी हुई ताकि आपको पता लग जाए। जो ये रेडियो एक्टिविटी है, ये एक्टिनाइट सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, लगभग यूरेनियम जो है आपके पास 92 परमाणु क्रमांक है जिसका, उसके ऊपर के जितने भी एटम हैं, ये प्रकृति में स्वतः ही क्या होते रहते हैं, स्पॉन्टेनियस, इनमें से विकिरणें निकलती हैं, इनमें से रेडिएशन निकलता रहता है, राइट? और होता क्या है कि उसकी वजह से इनमें लगातार इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक डाउन होता रहता है। स्पॉन्टेनियस चेंजेस जो मैंने कहा था ना, कि एक ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी जो प्रकृति में स्वयं घटित होगी, अदरवाइज कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन को कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इनके बीच में होता है, तो ये स्वयं होती रहती है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है,
कुछ परमाणुक नाभिक अनस्टेबल अस्थिर होते हैं क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाते हैं। ये आप ऐसे मान लीजिए कि इनका वेट में मैं इसको बोल रहा हूँ, या मास इनका इतना ज्यादा हो जाता है कि इनका न्यूक्लियस अपने आप ही ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि इनका न्यूक्लियस में क्या होता है कि जो ये अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है वो कम हो जाता है, वो बांध नहीं पाता इनको, तो बांध नहीं पाता, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और ब्रेक डाउन होकर छोटे नाभिक में ये बदल जाते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं, आगे और अच्छे से इस पे बात करेंगे। वे अपने आप स्पॉन्टेनियसली छोटे छोटे कणों या ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इन ऊर्जा की हम बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा रेज ये निकलती रहती है और फिर स्टेबल बनने की तरफ चलते हैं। इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसे हेनरी बैकुरल ने 1896 में खोजा था। तो हेनरी बैकुरल वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया था। तो आगे इस पे बात करेंगे हम लोग। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है और इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ केमिकल फिनोमिना नहीं है। ये मैंने पहले ही आपको क्लियर करवा दिया था कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो रिएक्शंस होंगी वो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, और रेडियो एक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन का पार्ट है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर कीजिए। ये थोड़ा क्योंकि आपको प्रोसेस बता दी गई होगी। यहाँ पे एक नाभिक है, जो पहला नाभिक हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम बार बार कहेंगे, एटम नहीं कहेंगे, हम नाभिक पे यहाँ पे हम ब्रेक डाउन करेंगे। एक नाभिक है जो कि यूरेनियम 238 हमने यहाँ पे लिया है 92, और इसमें से रेडिएशन निकला अल्फा पार्टिकल के रूप में। अब बच्चों आपको याद रखना, जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ मैंने 4 लिख दिया तो इसका मीनिंग आप 4 मत समझ लेना, 2 + 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो ये ए है, ये वैल्यू द्रव्यमान। इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 ही न्यूट्रॉन है, राइट। और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीलियम एटम और अल्फा पार्टिकल में क्या अंतर है। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो केवल हीलियम का न्यूक्लियस है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। ये जब निकलेगा तो इसके निकलने से इसमें कमी आएगी, और आपका नेक्स्ट क्या बना, थोरियम। देखो यहाँ पे 2 कम हो गया, ये 92 था, यहाँ पे 90 हो गया, और यहाँ पे ये देखिए ये कितना था, 238 था, और ये कितना हो गया, 234 हो गया, यानी कि 4 की कमी यहाँ पे आ गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो किस तरीके का व्यवहार रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, आपकी बुक में दिया नहीं है। ये पेरेंट न्यूक्लियस है। पेरेंट उसको बोलते हैं जो पहले से रहता है, और उसके बाद उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, और फिर ये डॉटर है, जो कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, यूरेनियम और थोरियम का। आगे देखें, इसमें इसकी पेंट्रेशन पावर, भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का मतलब कि इसके सामने ना अगर आपने दरवाजा टाइप कुछ लगा दिया, एक सीट लगा दी, तो देखा कि कितना भेदन करता है। तो ये भेदन बहुत कम करता है, बहुत कम भेदन क्षमता होती है, कागज से भी रुक जाता है, बहुत कम है इसकी भेदन क्षमता। आगे है आयोनाइजेशन पावर, बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो गैसेस होंगी या जो पार्टिकल्स होंगे उनको गैसेस को जो ज्यादा आयोनाइज्ड करता है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। न्यूक्लियस ये आपको बता दिया है, 4 मास नंबर यानी 4 मास नंबर में कमी आएगी, और 2 उसके एटॉमिक नंबर में कमी आएगी। और एग्जाम्पल को मैंने समझा भी दिया था आपको अभी बना के, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्स्ट्रा था आपके लिए। नेक्स्ट पार्टिकल पे ध्यान दीजिए। ये पेरेंट न्यूक्लियस है, और ये उसके बाद डॉटर न्यूक्लियस है, और यहाँ आपके पास कुछ निकल गया, एक पार्टिकल, एक रेडिएशन निकला जिसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, या इसको -1 E0 दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ही होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है। तो देखा जाए तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, बट बीटा पार्टिकल एक न्यूक्लियस से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है। ये आपको बताना है कि जो जिसको हम बीटा पार्टिकल कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहे हैं, वो है तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही, उसमें क्या अंतर है। उसमें अंतर ये है कि ये कहां से निकला हुआ है, ये किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस से निकला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो 6 है, और यहाँ पे जो डॉटर है उसका 7 है, यानी बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर। और जो क्या है, मास नंबर है वो 14 है, यहाँ भी 14 है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। कारण है यहाँ पे देखिए -1 E लिखा है मैंने। अब किसी में से आप माइनस निकाल देंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि इसमें पहले से बीटा था तो -1 करके था ये, अगर वो निकल गया तो एक वैल्यू पॉजिटिव हो गई होगी। तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, और मास नंबर 0 है तो मास नंबर वही रहता है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये भी समझ में आ गया होगा। बीटा पार्टिकल के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए इसको, यह हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है।
अब यहाँ पे देखिए दो प्रकार के बीटा डीके होते हैं, मैंने इसको आपको डीपली बताने की कोशिश की है। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। जो नेगेटिव बीटा डीके होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो होता है, नाभिक में जो न्यूट्रॉन होता है एन, ये नाभिक का ये ब्रेक डाउन होता है एक प्रोटॉन में 1h1, ये प्रोटॉन को दिखाने का तरीका होता है, प्लस -1e0, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में हो गया जिसको हम क्या कह रहे थे, बीटा पार्टिकल कह रहे थे, और प्लस एंटी न्यूट्रिनो, एक और पार्टिकल निकलता है यहाँ पे छोटा सा, जिसको जो स्थायी नहीं होता, बहुत कम स्थायी होता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। एक तो ये प्रोसेस हुई। पॉजिटिव बीटा डीके में क्या होता है कि प्रोटॉन ब्रेक होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में दोनों चीजें हैं, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो यहाँ प्रोटॉन ब्रेक होता है, और प्रोटॉन ब्रेक होकर न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, टिक इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, यहाँ पे ये +1e0 होता है, राइट। तो इसकी वैल्यू प्लस में लिखी गई है, ये माइनस ऊपर और यहाँ दिखाया गया है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, और यहाँ पे न्यूट्रिनो बनता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। आपके उत्तराखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और कहीं भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और आपके जो विकल्प दिए गए थे, प्रोटॉन दिया गया था, न्यूट्रॉन दिया गया था, इलेक्ट्रॉन दिया गया था, और एक आधा ये पॉजिट्रॉन या ये दिए गए थे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है बच्चों प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है इसकी आयु बहुत ज़्यादा मानी गई है, और जो ये न्यूट्रॉन होता है, ये लगभग कुछ बुक में 12 मिनट मिल जाएंगे आपको, कुछ बुक में 15 मिनट मिल जाएंगे, इतना इसका हाफ लाइफ टाइम होता है। यानी कि ये स्टेबल नहीं है, ये 12 या 15 मिनट में आधा इसका क्या हो जाता है, डीके हो जाता है। यानी कि ये स्टेबल न्यूट्रॉन नहीं है। कौन है स्टेबल? प्रोटॉन है। उस क्वेश्चन का आंसर हम कल शामिल कर लेंगे उस क्वेश्चन को, वो है प्रोटॉन। आगे हो सकता है आपको नोट्स में ये मिल भी जाए। आगे बढ़ते हैं। एक और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ दिखाया गया यहाँ पे कोबाल्ट है। कोबाल्ट से दो प्रकार से बीटा पार्टिकल निकलता है। एक निकलने की संभावना है 99.88%। एक दूसरा तरीका है ये वाला, जिसमें केवल 0.12% निकलने के चांसेस है। यानी कि मैक्सिमम टाइम अगर कोबाल्ट से बीटा पार्टिकल निकलेगा तो ये वाली जो ये ऊपर वाली रिएक्शन दिखाई है, इसके होने के चांसेस है। ओके, एक बीटा पार्टिकल निकला। बीटा पार्टिकल निकलने के बाद आपको पता है 27 का 28 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये निकिल बन जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होता है कि ये जो निकिल बनता है ये अनस्टेबल होता है, एक्साइटेड स्टेट इसको हम कहते हैं। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते होंगे, फिजिक्स में बहुत ज्यादा अब इसका नहीं है, तो इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें ये अनस्टेबल रहता है। तो इससे क्या होता है ना, यहां से कुछ एनर्जी रिलीज होती रहती है, और ये एनर्जी जो है फोटोन, फोटोन के बारे में आप बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है आपने कुछ टाइम पहले, जो प्रीवियस हमारे चैप्टर थे। तो फोटोन इससे निकलते हैं, जिसको हम गामा रेज कहते हैं हमारे। यानी कि जो एनर्जी निकलती है, ऊर्जा के जो पैकेट निकलते हैं, वो गामा रेज होते हैं। तो पहली जो एनर्जी है फोटोन की, वो कितनी है? 1.1732 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर भी ये स्टेबल नहीं होता है, फिर एनर्जी निकलती है, यानी फिर से फोटोन निकलता है। और कितनी एनर्जी का फोटोन निकलता है, जिसको हम गामा रेज के रूप में कह रहे हैं, 1.3325 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तब जाके ये स्टेबल हो जाता है। तो देखिए, बीटा पार्टिकल निकलने के बाद गामा रेज भी निकलती है। तो ये जो तीसरी रेज है वो है गामा। अब तक हमें ये समझ में आया, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कह रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियस होगा, उससे अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती रहती है। बीटा और गामा एक साथ निकलेंगी, अल्फा और गामा एक साथ निकलेंगी, और अल्फा बीटा एक साथ नहीं निकलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने पढ़ी है, वहां पे गामा रेज उस स्पेक्ट्रम का पार्ट था, तो मुझे लगा थोड़ा सा उसको भी यहाँ जोड़ देते हैं, ताकि आपको उधर का नॉलेज भी, इधर का नॉलेज भी, सारा नॉलेज हो जाए, तो बढ़िया है। एक, क्योंकि पूरा का पूरा आपका ही चैप्टर है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो कोबाल्ट 60 है, इसका उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। आपको पता है कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग इसमें किया जाता है, जो कि गामा रेज के रूप में निकलता है, राइट। तो कैंसर रेडियोथेरेपी में इसका उपचार किया जाता है, एक आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में, औद्योगिक जो रेडियोग्राफी होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और कीटाणुनाशक के रूप में स्टरलाइजेशन भी हम इसके द्वारा करते हैं। तो जहाँ पे जैसे हमको किसी कमरे को, मतलब जैसे मान लीजिए आपके हॉस्पिटल का कमरा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, उनको डैमेज करने के लिए, खत्म करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? कोबाल्ट 60 का कर सकते हैं, और इसमें गामा रेज निकलती है।
तो उम्मीद कर रहा हूँ अब ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। गामा रेज के बारे में देखिए ये क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चार्ज इसका जीरो होगा, रेस्ट मास भी इसका जीरो होगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने कहा ये फोटोन है लेकिन गतिक मास होता है, तो फिलहाल मास हमने जीरो लिख लिया है, लेकिन ये रेस्ट मास जीरो है। पेंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे लिखा भी है लेड। लेड से हम यहाँ पे एक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लेड अगर आपको कहीं पे जो रेडियो एक्टिविटी को रोकना है, उसके पार्टिकल्स को रोकना है, तो लेड सीसा जिसको हम कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, राइट। तो इसकी मोटी सीट या कंक्रीट वॉल से रुकती है, मतलब इन दो से रुकेगी, बाकियों से नहीं रुकती है। आयनाइजेशन पावर बहुत कम होती है क्योंकि इसमें मास नहीं है। न्यूक्लियस का मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एनर्जी इसकी क्या होगी, कम या ज्यादा होती रहेगी, तो कम होती जाएगी, स्टेबल हो जाएगा पार्टिकल। तो अब आपको रेडियो एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। इस पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। ये जब मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा तो वहां पे आप इस पे देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं, और इस तरीके से एक फाइनल आपके लिए एक नोट्स दिया गया है कि आपको याद रखना है। ओके, थोड़ा सा मैडम क्यूरी के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इनका योगदान बहुत ज़्यादा है रेडियो एक्टिविटी के लिए। तो लगभग इनको 2 बार जो है नोबेल प्राइज मिला है, और ये पहली वैज्ञानिक है जिनको भौतिक विज्ञान में भी और रसायन विज्ञान में भी क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज सबसे बड़ा प्राइज है अभी तक का। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बाकी आप पढ़ लेंगे। रेडियम एवं पोलोनियम का पृथक्करण संभव हुआ, और इन्होंने हस्बैंड वाइफ थे, पीरे क्यूरी इनके हस्बैंड थे, मिलके इन्होंने काम किया है। इनको प्रथम जो नोबेल प्राइज मिला है वो 1903 में मिला है भौतिक के क्षेत्र में, और 1911 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में क्या मिला है, पुरस्कार मिला। और जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं ना, ये टॉपिक है भी, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से रिलेटेड है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। ये एक पिक्चर है जो उनकी उस टाइम के उनके हस्बैंड और उनकी दिखाई गई है। ये भी थोड़ा सा मैंने शामिल किया है, भी नोट्स के दौरान आपको पढ़ना है। ये वो सीरीज है एक्टिनाइड सीरीज, जहाँ पे ये जो सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनके बारे में लिखा गया है या उनका नॉलेज देने की कोशिश की गई है। तो जब आप इस को देख रहे होंगे तो उस टाइम पे इनको देख लेना, यहाँ पे इसका जिक्र करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें नहीं है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि ये भी आपने पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आपको पढ़ाया जा रहा है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो इसी से निकल के आता है। अगर अच्छे तरीके से आपको ये कर्व समझ में आया है ना, तो जो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन पढ़ना है ना, वो आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चा, इस ग्राफ को गौर से देखिए। इस ग्राफ में कुछ आपको बम्प दिख रहे हैं, ये बम्प है, ये बम्प है, ये बम्प है, ये है और ये है, इन पे आप ध्यान दीजिए। बम्प का मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हीलियम हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। किस किस की मैं बात कर रहा हूँ, हीलियम की बात कर रहा हूँ, कार्बन की बात कर रहा हूँ, और फिलहाल ऑक्सीजन की कर रहा हूँ, और बाद में हम फेरस की बात करेंगे, आयरन की बात करेंगे। इनमें क्या है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ध्यान भी देना, ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि इसको इसके द्रव्यमान से क्या किया गया है, डिवाइड किया है, जिसको एटॉमिक मास नंबर आप कहते हैं, उससे डिवाइड किया गया है। एक एक द्रव्यमान की ये एनर्जी आपको यहाँ पे बताई गई है, राइट। तो अगर इस पे हम ध्यान दें तो ये वाले जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस हैं या एटम है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब ये ब्रेक नहीं होते हैं। एक्चुअली जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं या जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे सारा का सारा जो खेला है ना, वो है अनस्टेबल और स्टेबल होने का। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश, जो हम ओक्टेल्स रूल पढ़ते हैं कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन यदि उनके आउटर मोस्ट सेल में हो जाए तो वो रिएक्शन बंद कर देंगे। तो यहाँ भी वही है कि वो एनर्जी रिलीज करके पार्टिकल्स को तोड़ ब्रेक कर करके क्या करना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं स्टेबल। तो ये है वो न्यूक्लियस या एटम जो स्टेबल है, राइट। अब आप ध्यान दें, इसके इस साइड में जो एनर्जी है वो धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तो वो कम होती जा रही है। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। मैंने आपको बताया था कि एवरेज जो मास नंबर है लगभग ये 30 से लेकर और 170 मास नंबर, यहां से आप देखेंगे तो लगभग 30 से स्टार्ट हो जाता है और इधर 170 तक। इसके बीच में जो एनर्जी है वो लगभग एवरेज है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और ये सबसे स्टेबल कंडीशन है, इसको स्टेबल माना जाता है कि ये एनर्जी स्टेबल है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे 30 मास नंबर से लेकर 170 मास नंबर के एटम्स हैं या न्यूक्लियस हैं वो स्टेबल हैं, राइट। तो उनसे नीचे यानी लाइट न्यूक्लियाई, ये भी अनस्टेबल है, ये भी स्टेबल बनना चाहते हैं। और 170 के ऊपर के जो न्यूक्लियाई हैं या जो मास नंबर है वो भी अनस्टेबल है, वो भी क्या बनना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं। स्टेबल कैसे बनेंगे, वो इस रेंज में आना चाहते हैं, वो यहां से लौटकर इस रेंज में आना चाहते हैं। ये स्टेबल कैसे होंगे, ये इस रेंज से इस बड़ी रेंज में जाना चाहते हैं। अब अगर आपकी समझ में इतनी बात आ गई है तो इसका मतलब जो लाइट न्यूक्लियाई है, इधर की तरफ जो लाइट न्यूक्लियाई है वो क्या करते हैं, वो आपस में जुड़ेंगे तभी तो बड़ा बनेंगे। भाई ऑलरेडी छोटे हैं, और छोटे हो जाएंगे तो और छोटे हो जाएंगे, तो उनको जुड़ना पड़ेगा, उनको ऐड होना पड़ेगा, राइट। तो जो लाइट न्यूक्लियाई है वो ऐड होंगे और ऐड होके इनकी तरफ जाएंगे, यानी हीलियम की तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। ये स्टेबल है। तो एक रिएक्शन यहां होगी न्यूक्लियर की जिसको हम कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे आप लोग डांस अगर देखते होंगे कभी टीवी सीरियल और इनमें, तो वहां पे जो अलग अलग फॉर्म होती है डांस की, अलग अलग गानों को, तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन कर रखा है, बना रखा है, इधर का इधर, इधर का उधर। तो ये वर्ड आपकी भाषा का मैंने बताया कि बच्चे कभी डांस भी देखते हैं। तो फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, राइट। और फीजन का मतलब है ब्रेक डाउन, इसको हम विखंडन कहते हैं। तो ये ब्रेक ये होंगे, ये हैवी हो चुके हैं, इनका द्रव्यमान इतना ज्यादा हो गया कि नहीं संभल रहा है, बहुत बड़ा हो गया है। ये कहते हैं यार छोटा करो अपने आप को, छोटा बनो और इधर की तरफ आ जाओ। तो इधर क्या होगा, ब्रेक डाउन। अगर ये ग्राफ आपको समझ में आता है ना तो आपको न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। यानी कि फ्यूजन होना है लाइट न्यूक्लियाई में, और ये जो फिजन की प्रोसेस है, विखंडन वाली प्रोसेस है, वो होनी है हैवी न्यूक्लियाई में। तो इस प्रकार से हमें पता लग गया कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी वो दो प्रकार की हो, एक होगी फ्यूजन और एक होगी फिजन की रिएक्शन। तो ये ग्राफ अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है नाभिकीय विखंडन। तो जो नाभिकीय विखंडन है, मैंने पहले भी कहा है कि इसमें क्या होगा, हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होगा। ना किसी डेफिनेशन की जरूरत है, केवल आपका ज्ञान, खुद ब खुद शब्दों पे थोड़ा सा कंट्रोल, और आप आराम से लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक रेडियो धर्मी क्षयों के अतिरिक्त, यानी कि ये तो मैंने ऑलरेडी बता दी कि प्राकृतिक रूप में होता ही है, नाभिकों पर अन्य नाभिकीय कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि के प्रहार से होने वाली, ये मैंने कहा ना हम करेंगे इसको। और किन किन के द्वारा होगा, प्रोटॉन का प्रहार करके, न्यूट्रॉन का ये बम्बार्टमेंट होगी, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट होगी। हम हैवी न्यूक्लियाई को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। इसमें विखंडन एक महत्वपूर्ण न्यूट्रॉन प्रेरक, यानी कि जो विखंडन की प्रोसेस हो रही है, फिजन की प्रोसेस हो रही है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन के द्वारा उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। नाभिकीय प्रक्रिया है। विखंडन के उदाहरण जैसे जब किसी यूरेनियम समस्थानिक पर न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है तो वह दो माध्यमिक ये अलग अलग हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल ले लेंगे इसका। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये फिर से एक डेफिनेशन और लिखी गई है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 238 भी होता है, ये समस्थानिक होते हैं, दो के दो आइसोटोप्स होते हैं। तो अभी हम 235 की बात कर रहे हैं और प्लूटोनियम की बात कर रहे हैं 239 के, ठीक है। टूट कर दो या अधिक हल्के नाभिकों में, उसके बाद मैंने कहा ना वो ब्रेक डाउन होके 170 के अंदर आने की कोशिश करेंगे, विभाजित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये प्रोसेस दिखाई गई है। ये है आपके पास वो यूरेनियम का न्यूक्लियस, जो कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, न्यूट्रॉन ने इस पे टक्कर मारी होगी, और ये दो लाइट न्यूक्लियाई में एक ये निकला और एक ये निकला, ये क्रिप्टॉन और बेरियम में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके बारे में मैंने आगे बताया हुआ है, आप बेफिक्र हैं। ये है यहाँ पे प्रोसेस होनी है। यूरेनियम लिया, इसमें न्यूट्रॉन से बम्बार्टमेंट हुई, कुछ देर के लिए एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनता है जो कि अस्थायी होता है, जिसको यहाँ पे बनता है, यहाँ पे दिखा नहीं रखा है, आगे दिखाया गया होगा। और यहाँ पे सीधे ब्रेक डाउन की प्रोसेस दिखाई गई है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 56 144 बेरियम, ये भी अलग अलग लिखा जाता है अलग अलग बुक में, 36 89 क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन। आपको केवल ध्यान क्या देना है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि यार ये याद रख लें, दूसरा याद रख लें। सारी जो इक्वेशंस हैं या जो ये समीकरणें दी गई ये सही हैं। आपको केवल ध्यान रखना है कि ये नंबर और +3, वो सम कितना हो जाना चाहिए, 236 हो जाना चाहिए। कैसे हुआ 236, यहां देखिए
ये दोनों 235 प्लस 1 यानी 236, राइट बेटा। और ये दोनों देखो 92, और यहाँ नीचे का सम इसका इसका यहाँ तो 0 है तो इसको जोड़ना नहीं, इन दोनों का सम कितना हो जाना चाहिए, 92 हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंजर्वेशन लॉ चलते हैं, मास कंजर्वेशन लॉ चलता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ चलता है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ चलता है, न्यूक्लियॉन्स के लिए तो बहुत सारे लॉ चलते हैं। पर प्लस इसमें कितनी एनर्जी निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। सो इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है। आगे इसको दिखाया गया है, वही प्रोसेस को मैंने दिखाया हुआ है जो मैं कह रहा था कि बीच में एक इंटरमीडिएट कुछ टाइम के लिए बनता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस बनता है। तो ये है, ये पूरी प्रोसेस है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है और यहाँ पे वो रिएक्शन फिर से लिखी गई है। तो आपको करना कुछ नहीं है, डेफिनेशन याद कर लेनी है, प्रोसेस समझ लेनी है और एक इक्वेशन याद कर लेनी है, अगर आपके पास नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन के बारे में आता है। Okay. इसी को और भी तरीके से दिखाया गया है कि ये प्रोसेस कैसे होती है। स्लो यहाँ पे न्यूट्रॉन यूज होते हैं, उसके बाद लाइट न्यूक्लियाई में ये हो गया, फिर जो आगे बचे होंगे जैसे ये और यूरेनियम बचा होगा, ये तो एक यूरेनियम का विखंडन हुआ, जो बाकी के बचे होंगे यहाँ पे जो 3 यहाँ पे न्यूट्रॉन निकलते हैं। थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते बेटा, जो ये प्रोसेस होती है ना, जब यहाँ ब्रेक किया, एक न्यूट्रॉन ने ब्रेक डाउन किया इसको, उसके बाद 3 न्यूट्रॉन फिर से रिलीज होते हैं। ये 3 जो न्यूट्रॉन होंगे ना, ये फिर से जो है आगे जाके फिर से यूरेनियम इसी को क्या करेंगे, जो आगे उपलब्ध होंगे उनको फिर से ब्रेक डाउन करेंगे, राइट। तो इसी के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये न्यूट्रॉन निकले, फिर से ये ब्रेक डाउन करेंगे इसको इसको और इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे एक चेन रिएक्शन उत्पन्न हो जाती है। तो थोड़ा सा इसका मैं आपको बताऊं कि जो चेन रिएक्शन है वो इस तरीके से होती है। ये यूरेनियम हुआ, उस पे एक न्यूट्रॉन ने ब्रेक डाउन किया, पहली प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर उन्होंने इनको ब्रेक डाउन किया तीनों को, और फिर 3 और निकलेंगे। तो इस तरीके से फिर 9 हो जाएंगे, फिर 27 हो जाएंगे, फिर और होंगे तो 81 हो जाएंगे, इस तरीके से निकलते जाएंगे। तो ये चेन रिएक्शन कहाँ होती है, ये होती है एटम बॉम्ब में। तो 2 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है चेन रिएक्शन, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये चेन रिएक्शन है, राइट। कौन सी रिएक्शन है, चेन रिएक्शन। और एक को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक रिएक्शन को, होती तो दोनों की दोनों चेन ही है, लेकिन एक को हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं ना, ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, इन न्यूट्रॉनों को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं या इनको यहाँ पे रोक लेते हैं। तो हर बार एक न्यूट्रॉन आगे जाके ब्रेक डाउन करता है, फिर से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे उनको हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इसको कहते हैं कंट्रोल रिएक्शन। तो ये 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, एक होती है एटम बॉम्ब में, जो चेन रिएक्शन है ये एटम बॉम्ब में होती है और ये बड़ी विध्वंसक होती है। तो आप जैसे विद्यार्थी हैं, अगर आप में ये सोच है, वैज्ञानिक सोच है, तो कभी भी विज्ञान का उपयोग जो है वो अच्छी चीज़ों के लिए करना है, गलत चीज़ों के लिए नहीं करना है, क्योंकि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो जिसने एटम बॉम्ब के लिए इसका प्रयोग किया होगा, तो आप जानते हैं कि जो नागासाकी है और हिरोशिमा है, उसमें आज तक भी वहाँ पे रेडियो एक्टिव मेटेरियल्स और आज तक भी उसका दंश वहाँ पे के लोग झेल रहे हैं। तो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये डिस्ट्रॉय माइंड हमारा विज्ञान के प्रति नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें पढ़ना है। तो ये चेन रिएक्शन होती है एटम बॉम्ब में, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो यहाँ पे ये 2 बॉम्ब भी दिखाए गए हैं जिनमें चेन रिएक्शन होती है, राइट। प्लूटोनियम और यूरेनियम के दिखाए गए हैं, राइट। और दूसरी है कंट्रोल रिएक्शन, जो कि अच्छे चीजों के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी एनर्जी को बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका अच्छा प्रयोग हम कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ा सा मैंने कहा आपको बता दें चलते चलते। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यहाँ पे एक चैम्बर होता है जहाँ पे हम यूरेनियम रखते हैं और यूरेनियम पे हम स्लो इलेक्ट्रॉन से बम्बार्टमेंट करते हैं। अब ये जो स्लो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम स्लो करते हैं, कोई भी न्यूट्रॉन है उसको स्लो किया जाता है हैवी वाटर से, जिसको हम D2O कहते हैं, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। H2O होता है नॉर्मल वाटर और D2O होता है हैवी। अब आप कहेंगे D2O क्या हुआ, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1H1 जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, एक ड्यूटेरियम होता है 1H2 और एक ट्राइटियम होता है 1H3। तो ये ड्यूटेरियम होता है जिसकी हम बात भी कर रहे थे, एक प्रोटॉन था जिसमें और एक न्यूट्रॉन था, ये ज्यादा स्टेबल था। तो इससे हैवी वाटर बनता है। और ये आपको बता दूं कि 6000 वाटर के पार्ट में एक पार्ट D2O का होता है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है उसी में हम अगर कहें तो 6000 हिस्से में एक हिस्सा D2O का होता है। तो हैवी वाटर होता है या ग्रेफाइट होता है, जिससे इन न्यूट्रॉन को स्लो किया जाता है। उसके बाद वो यूरेनियम पे टकराएंगे, यूरेनियम
पे टकराने के बाद फिर से क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कंट्रोल रॉड होती है। ये रॉड जो है कैडमियम और बोरोन की होती है, जो कि अवशोषित कर लेती है न्यूट्रॉन को, या यहाँ पे इसको रिएक्शन को आगे नहीं होने देती है। तो हर बार हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद जो एनर्जी बनती है उससे यहाँ पे एक मतलब स्टीम जनरेटर है। यहाँ पे स्टीम बनेगी क्योंकि एनर्जी है भाई, गर्म करेगी पानी, हम यहाँ पे यूज करेंगे, स्टीम बनेगी और स्टीम से यहाँ पे टरबाइन चलाई जाती है और टरबाइन के बाद जनरेटर चलेगा और जनरेटर के बाद आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो इस पे अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल ये आपको ध्यान में रखना कि कंट्रोल रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है, और जो चेन रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जिसको हम कहेंगे, वो एटम बॉम्ब में होती है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए। प्राकृतिक रेडियोधर्मिता के अतिरिक्त नाभिकीय कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि से नाभिकीय प्रक्रियाएं होती हैं। विखंडन एक महत्वपूर्ण न्यूट्रॉन प्रेरित अभिक्रिया है जिसमें हम स्लो न्यूट्रॉन प्रयोग करते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था। विखंडन उत्पाद रेडियोधर्मी होते हैं और इनमें तब तक बीटा क्षय का क्रम चलता है जब तक कि अंत में स्थायी खंड प्राप्त न हो जाए। मैंने कहा भी था कि ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, चाहे उसमें अल्फा निकले, बीटा निकले, गामा निकले, एनर्जी भी निकलती रहेगी। विखंडन प्रक्रिया में गामा किरणें भी उत्सर्जित होती हैं। गामा किरणें यानी ऊर्जा है जिनको हम फोटोन कहते हैं। एक विखंडन अभिक्रिया में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। यहाँ पे थोड़ा सा एक अध्ययन आपको करवाया गया है, कभी कभी क्वेश्चन बनेगा इसका, कल मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक नाभिक है जो जिसका एटॉमिक मास नंबर 240 है। कितना है, 240 है, और प्रति न्यूक्लियन इसकी एनर्जी हम कह रहे हैं कि कितनी है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बाद में ये ब्रेक डाउन हो रहा है, हम कह रहे हैं इक्वल पार्ट्स में ही ये ब्रेक डाउन हुआ है 120 में, और 120 वाले न्यूक्लियन की जो बंधन ऊर्जा है वो है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं, हो सकता है कल मैं उसको सम्मिलित करूंगा, लेकिन अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, राइट, इसकी जो बंधन ऊर्जा होती है वो जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा उससे कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता आपके लिए आ जाए। पेरेंट में बंधन ऊर्जा क्या है, कम है। जिनकी बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है वो स्टेबल होते हैं। आप प्रोसेस को समझिए कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होके डॉटर बनना है। अब जो डॉटर बनेगा वो स्टेबल कब होगा, जब उसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है उसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है, जैसे इस एग्जाम्पल से हमें पता भी लग रहा है इसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा है, इसकी बंधन ऊर्जा कम है। यहाँ पे बंधन ऊर्जा का गैप देखें तो वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ये 240 न्यूक्लियन के लिए, क्योंकि ये एक के लिए है, तो पर न्यूक्लियन कितने का गैप आया, 0.9 का।